नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं प्रोविडेंट फंड को लेकर, यानी कि आपकी भविष्य की निधि और उसकी जो तमाम विभिन्न योजनाएं हैं उसे लेकर भी। तो कर्मचारियों के लिए जो प्रोविडेंट फंड है वो बेहद ज़रूरी होता है। इन योजनाओं के तहत नियमित निवेश किया जाता है। ये निवेश कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त बड़ी रकम प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएफ स्कीम्स कितने प्रकार की होती हैं और भविष्य निधि योजना में कर्मचारी ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ के लिहाज से निवेश कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आइए अपने विशिष्ट मेहमान से मंथन करने से पहले एक बार समझते हैं कि आखिरकार वो विभिन्न योजनाएं क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ईपीएफ की अगर हम बात करें तो ये सरकारी कर्मचारियों के अलावा नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके भविष्य से जुड़ी हुई योजना है। कर्मचारी का जो मूल वेतन होता है वो महंगाई भत्ते का 12% प्रति महीने इसके अंदर योगदान देता है। दूसरी योजना होती है पीपीएफ, जिसमें स्वैच्छिक तौर पर लोग निवेश करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और कोई भी स्थानीय जो भारतीय नागरिक है जिसका डोमिसाइल इंडियन है वो इसे खोल सकता है। तो आप 1000 या 500 रुपये की जो न्यूनतम राशि है अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक पीपीएफ में जमा करवा सकते हैं। तीसरा होता है जीपीएफ, सामान्य भविष्य निधि योजना। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इसका प्रावधान होता है और इस स्कीम में मासिक जो आपकी तनख्वाह है उसमें कम से कम 6% के आसपास आप जीपीएफ खाते में जमा करते हैं और इस तरह से आपकी एक मुश्त रकम आपको अलग अलग जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उस लिहाज से आपको मिलती हैं। तो ये क्रिस्प ग्राफिक्स के ज़रिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार प्रोविडेंट फंड में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त चंद्रमौली चक्रवर्ती, एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रवर्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर। सवाल पहला यही है कि प्रोविडेंट फंड को लेकर कई सवाल दर्शकों के मन में आते हैं और इस शो के ज़रिए हम चाहते हैं कि हम तमाम जानकारियाँ उन तक पहुँचाएँ। प्रोविडेंट फंड आखिर होता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है किसी भी कर्मचारी के लिए? आपको और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। कोशिश करूंगा कि आपके जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर दे पाऊं, ताकि आपके दर्शकों को कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन मिल पाए। प्रोविडेंट फंड ज़रूरी क्यों है? हम सारी उम्र जो है एक एक वर्कर जो है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, वो काम करते हैं और हम सबकी ये इच्छा रहती है कि जो अपना ओल्ड एज हो वो अच्छा रहे, हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे और एक इंडिपेंडेंट ओल्ड एज हम अच्छे तरीके से बिता पाए। तो इसके लिए एक हमें एक ये चाहिए कि हमें एक निरंतर एक पेंशन रूपी कुछ पैसे भी मिल पाए हमें मंथली रेट्स पे बेसिस पे। एक मुझे एक एट द एंड ऑफ माय रिटायरमेंट कई एक तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। मुझे हो सकता है कि मकान का फाइनल पेमेंट करना हो सकता है मेरे कुछ और सोशल ऑब्लिगेशंस हो, उसके लिए मुझे एक मुश्त पैसे चाहिए होते हैं। तो ये जो सारे स्कीम्स हैं इन्हीं के तरफ लेके जाते हैं हमें, ताकि हम अपने आप हर महीने कुछ सेविंग करें। पर्टिकुलरली जो प्रोविडेंट फंड है उसमें जो सेविंग का प्रावधान रखा गया है कि कुछ वर्कर खुद करता है और कुछ उसके लिए उसका एम्प्लॉयर करता है। बेसिकली 12% उसके वेजेस का वर्कर खुद उसमें देता है और 12% उसका एम्प्लॉयर एवरी मंथ वो एक्यूमुलेट होती है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक 30 साल के सर्विस में आप एक मुश्त पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। और ईपीएफ के इसमें तो आपको जो पेंशन का है उसमें से एम्प्लॉयर का कुछ पैसे 8.33% डाइवर्ट होता है। सो एट द एंड ऑफ हिज करियर ही गेट्स अ पेंशन, ही गेट्स अ लंप सम अमाउंट और थ्रू आउट हिज करियर ही गेट्स अ इंश्योरेंस कवरेज आल्सो। चंद्रमौली जी, अगर हम ईपीएफ की बात करें तो इसका सदस्य बनने के लिए जो पात्रता है, यानी कि ये अहम कारक है या प्रावधान है, वो क्या होते हैं? ईपीएफ जो है ये एसेंशियली उन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स या
जगह पे लगते हैं जहाँ पे 20 या उससे ज़्यादा अधिकारी वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं। नाउ 20 से कम जहाँ पे एम्प्लॉयड है वो वॉलंटरी बेसिस है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों 50% ऑफ द एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर मानते हैं तो वॉलंटरी बेसिस पे कवरेज उनकी होती है। ज़्यादातर ये जो कहाँ पे लागू होता है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, बट PSUs एंड ऑल भी हमारे फोल्ड में है। तो इन ऑल देयर आर अराउंड 195 ऑड क्लासेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स इंडस्ट्रीज जो कि इसमें कवर्ड है। आज की डेट में ये EPF की कवरेज इस तरह से होती है। चंद्रमौली साहब, EPF स्कीम के अगर हम तमाम फ़ायदों की बात करें एक कर्मचारी के, तो वो फ़ायदे क्या कैसे गिनवाएंगे आप? ओके, फायदे EPF के अंदर 3 स्कीम चल रही हैं। पहला जो है प्रोविडेंट फंड स्कीम है। इस स्कीम की पूरी फंडिंग इस तरह से होती है कि 12% ऑफ वेजेस एवरी मंथ एम्प्लॉयर देता है और एम्प्लॉय देता है। तो बेसिकली ये दोनों इकट्ठे होके जमा हो रहे हैं। अब ये जो 24% है उसमें से 12% जो एम्प्लॉय का है वो तो सीधा उसके PF अकाउंट में चला जाता है। एम्प्लॉयर का 8.33% उसके पेंशन के लिए जाता है, जो उसका पेंशन एट द एंड ऑफ लाइफ मिले। और एक 0.5% कंपोनेंट EDLI इंश्योरेंस बेनिफिट्स की होती है, जिससे कि वो इंश्योरेंस में कवर्ड हो। लगभग किसी दुर्घटनावश अगर किसी की मृत्यु होती है तो अप टू 7 लाख रुपीज मैक्सिमम एज इंश्योरेंस पे आउट भी दिया जाता है बेनिफिशियरीज को। PF का जो एक्यूमुलेशन होता है उसमें समय समय पे ज़रूरतों के हिसाब से लोग पैसे एडवांस में विड्रॉ भी कर सकते हैं। ये मैरिज के लिए होता है, शादी घर में किसी अपने चिल्ड्रन वगैरह के मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, सिकनेस के लिए। अगर कोई सिकनेस जो आती है तो ये विड्रॉ समय समय पे कर सकते हैं। और एक जो बड़ा हिस्सा होता है कि किसी को मकान बनाना है, किसी तरह से कंस्ट्रक्ट करना हो, तो उसके लिए लोग एडवांस लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो पैसा एक्यूमुलेट होता है एंड ऑफ हिज करियर में एज अ लंप सम मिलती है उससे। बिल्कुल। तो GPF और EPF में क्या फ़र्क है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल मनी मंत्र के इस खास अंक में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए मनी मंत्र के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है मनी मंत्र के इस खास एपिसोड में, जहां पर हम प्रोविडेंट फंड पर कर रहे हैं चर्चा। चंद्रमौली चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चक्रवर्ती साहब, अगर हम EPF की बात करें तो EPF और GPF में क्या फ़र्क होता है? ओके, देखिए GPF तो सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए ही लागू होती है। इसमें भी कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी अपने स्वेच्छा से कितनी कटौती हो GPF में जमा करने के लिए वो डिसाइड करते हैं। जैसा आपने पहले भी कहा था, वो 6% मिनिमम है और उसके बाद वो ज़्यादा उसमें अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स 2004 के बाद के एम्प्लॉयज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए NPS लागू हुआ है, तो वहाँ पे सेविंग NPS के रेट पे होती है।
चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं चंद्रमौली साहब। इस शो में हम कॉल्स भी लेते हैं ताकि जिसको इस बारे में जानकारी चाहिए वो आपसे सीधे तौर पर बात कर सकता है। हमारे साथ कॉलर जम्मू से जुड़े हैं, पूछिए सवाल। विनोद जी जुड़े हुए हैं जम्मू से। नमस्कार चंद्रमौली साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 27 जुलाई को मैंने जो है अपना ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन किया था, तो अब जो है इसका जो मेरा EPF विड्रॉल है, फुल विड्रॉल कब तक एप्लीकेबल होगा मेरे लिए? 27 जनवरी को आप EPF मैंने कि संस्था जहाँ पे EPF लग रही थी वहां से रिटायर किया आपने? मैं ऑनलाइन कोशिश कर रहा था इसका, तो उसमें सिर्फ ये जो है फॉर्म 31 जो है वो अवेलेबल आता है PF एडवांस के स्वरूप पर, बट वो जो टोटल विड्रॉल का जो है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें, क्योंकि ऑनलाइन ही आजकल ये है ना प्रोविजन। ये ऑनलाइन ही होती है फॉर्म 31। ये आप चेक कर, आपने वहाँ पे छोड़ने के बाद कहीं और ज्वाइन किया क्या आपने? नहीं, अभी तक नहीं किया है मैंने, अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किया है, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। तो आपको जो है 2 महीने का वेटिंग पीरियड होती है बिफोर यू कैन विड्रॉ दी फुल फंड्स। अगर 2 महीने का पीरियड आपके छोड़ने के बाद नहीं हुई है तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 महीने के लिए बिफोर यू अप्लाई फॉर फाइनल विड्रॉल। Because it's already 2 months over. July 27th was the last working day. So August, September, and now it is October going on. अभी आप कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है फाइनल विड्रॉल का, राइट? जी जी। ओके, ये इसमें कुछ आई डो नॉट नो, कैन नॉट से ऑफहैंड कि इसमें क्या इशू आ रही होगी। मेरा सजेशन ये है कि आप हमारे वेबसाइट में जाएं, वहाँ पे हमारा ग्रीवांस पोर्टल है EPF IGMS में, थोड़ी सी डिटेल दे दें, आपको रिस्पांस इज गिवन विद इन 10 डेज। बिल्कुल, तो ग्रीवांस पोर्टल है उस आप EPFO की वेबसाइट पर, उस पर जाकर आप अपनी समस्या लिख सकते हो और 10 दिन के अंदर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में चंद्रमौली साहब EPFO ने, अगर हम कैश यानी कि जो अकाउंट में आपके पैसा है उसकी निकासी के नियम जो हैं उसमें कुछ बदलाव किया है, कुछ संशोधन किया है। क्या है ये नए रूल्स? ये EPF की बात कर रहे हैं मैम, तो इसमें पहले हमारे यहाँ पे एक ऑटो विड्रॉल इन द सेंस की ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स होती थी, जो कि सीमित थी 50,000 रुपए के लिमिट के लिए, एंड दैट वाज ओनली फॉर एडवांसेस कहने का मतलब कि हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये अगर आप लेते हैं तो अगर आपका अमाउंट इज लेस देन 50,000 तो वो ऑटो प्रोसेस हो जाती थी। उसको लिमिट्स को बढ़ाए गए हैं, 1 लाख रुपए किया गया है, और इसके रेंज को भी बढ़ाया गया है। नाउ इलनेस, हाउस बिल्डिंग, इनफैक्ट ऑल टाइप ऑफ एडवांसेस आर इंक्लूडेड। तो ये एक मेजर चेंज पिछले कुछ दिनों में हुई है, जिससे कि बहुत सारे क्लेम्स जो पहले थोड़े से ज़्यादा टाइम लगता था, 6-7 दिन, अब 3 दिनों के अंदर इनका ऑटोमेटिक निपटारा होता है। चंद्रमौली साहब, EPFO का रोल कितना अहम आप मानते हैं? क्योंकि कई आमूलचूल परिवर्तन EPFO में भी किए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स उसमें जुड़े हैं, पेंशन धारकों की संख्या लगातार इंक्रीज़ होती है। इन परिवर्तनों का ख़ास तौर पर जब पैसा निकाला जाता है, लोगों के अकाउंट में पहुंचता है, कितना बड़ा आप प्रभाव मानते हैं? EPFO आज की डेट में EPFO के तकरीबन 7-7.5 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। अब अगर आप देखें एज अ सोसाइटी, फैमिली के साथ जोड़ के अगर देखा जाए तो तकरीबन 22-24 करोड़ लोग हो जाएंगे जिनको इम्पैक्ट करती है EPFO। हमारे इतने सारे से सब्सक्राइबर्स हैं, इनका ओल्ड एज का प्रोटेक्शन के लिए पूरा EPF है, ताकि उनको ओल्ड एज में सहायता मिले। ये पूरा उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का। यही उद्देश्य से सरकार इसमें जितनी चेंजेस कर रही हैं और सोच रही, काफ़ी कुछ चेंजेस के लिए लेबर मिनिस्ट्री जो है अग्रसर है, सोच रही है, होने वाले हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, सो दैट लोग ना केवल EPF में जुड़े बट स्वच्छता से जुड़े, एंड उनको लगे कि भाई इससे उनको फायदा हो रहा है। दायरा इतना बड़ा है, होल बनेगी, इसमें से बहुत सारे लोग स्वेच्छा से जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जुड़े हुए हैं। अगर 15,000 से ज़्यादा सीलिंग पे कोई वेज सीलिंग से ज्वाइन करता है तो इट्स ऑप्शनल, बट हमारे पास बहुत लोग हैं जो इस ऑप्शनल बेसिस पे भी जुड़े हुए हैं।
क्योंकि सब्सक्राइबर्स की जो संख्या ईपीएफओ में लगातार बढ़ रही है, 6 करोड़ को पार कर गई है। और अभी जो हाल ही में गुड न्यूज़ दिया गया वो ये है कि भाई जो ईडीएलआई स्कीम है ईपीएफओ के अंतर्गत, उसके का जो बीमा लाभ है उसको भी बढ़ाया गया है। इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे आप? ऑब्वियसली ये जो है ये बीमा लाभ आज की डेट में 7 लाख रुपए है मैक्सिमम। इसको पहले भी इसको लाया गया था जो 3 साल के लिए था। अब 3 साल का म्याद पूरी हो गई थी, तो इसको सरकार ने अभी मंत्रालय ने अभी इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया है। सो दैट इज व्हाट इज कमिंग। कुछ और भी चेंजेस वगैरह के लिए हमारी मिनिस्ट्री और सरकार सोच रही है, वो फ्यूचर में आएगी, बड़े पॉजिटिव चेंजेस। अच्छा, इसमें अगर हम पीपीएफ की बात करें तो अकाउंट एक्सटेंशन और कंट्रीब्यूशन किस तरह से किया जा सकता है कि भाई अगर आप 5-5 साल में ब्लॉक कर एक्सटेंड करते हैं, उसका किस तरह से फ़ायदा मिलता है ब्याज के तौर पर, अगर हम पीपीएफ की बात करें तो? पीपीएफ पे जो रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से डिक्लेयर होती है और वही लगती है। इसका एक्सटेंशन ऑफ कोर्स प्रिंसिपल तो सेम है कि आप एक्सटेंड करेंगे, आपका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा एंड यू गेट पीपीएफ में 15 साल का मियाद होती है। एट द एंड ऑफ इट यू गेट इट एज अ लंप सम। इसके पीपीएफ के रूल्स होते हैं, ये सारी पीपीएफ के बैंक्स और बैंक्स के वेबसाइट में, चूँकि ये बैंक्स के थ्रू रेगुलेट होती है, तो ये बैंक्स और बैंक्स के वेबसाइट में इनके रूल्स आप सभी को देख पाएंगे आप। चंद्रमौली साहब, एक्सटेंशन का जो तरीका है उसमें अगर हम अपना पीपीएफ मैच्योर होने के बाद भी निवेश जारी रखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? इसके लिए मैं वही कहूँगा कि आपके दर्शकों को की जरा रूल्स को देख लें। एक्सटेंशन के बाद कुछ एक केसेस में वो रेस्ट्रिक्शंस है, बट इसको जरा रूल्स को इंडिविजुअली सबको देखना पड़ेगा। साथ ही चंद्रमौली साहब, क्योंकि अब पीपीएफ के अलावा भाई जो सरकारी कर्मचारी है उनके पास जीपीएफ और ईपीएफ की तो सुविधा है, लेकिन एनपीएस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप ऑप्शन मानते हैं जब निवेश की बात आती है। आप अपना निवेश प्लान करते हैं रिटायरमेंट के लिए, उस लिहाज से कितना अहम आप मानते हैं एनपीएस को भी? इनफैक्ट जैसा मैं आपको कह रहा था कि 2004 के बाद जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एनपीएस ही लागू हो रही है और आज की एनपीएस काफ़ी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आफ्टर 2004 उसमें एम्प्लॉयड है। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि एनपीएस में जो सरकार अभी ऑप्शन भी लेके आ रही है जो कि और बेटर करती है, ओपीएस, वो भी आ गई है। सो एनपीएस नॉट ओनली अभी एक्सटेंड हुआ है, काफ़ी सारे चेंजेस उसमें आ रहे हैं। ऑफ कोर्स चेंजेस अभी अनाउंस फॉर्मली एज अ सेट ऑफ रूल्स होंगे, बट सारे सरकारी एम्प्लॉयज आर कवर्ड अंडर एनपीएस सिंस 2004 और एक अच्छा कॉर्पस जनरेट होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और अभी हाल में ही अब मेरे ख्याल से तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस स्कीम के, तो अब उसके बेनिफिट्स भी लोग लेना शुरू करेंगे ज़्यादा नंबर्स में एंड इम्पैक्ट दिखेगा। अगर एक बहुत बड़ा बाइफोकेशन हम समझें तो कैसे हम डाइकोटमी अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड और रिटायरमेंट एन्युटी में? कितना बड़ा फ़र्क आप मानते हैं? नहीं, देखिए प्रोविडेंट फंड में एक कॉर्पस आपको मिलती है, राइट? एक मुश्त आपका जो ओवर अ पीरियड ऑफ योर वर्किंग लाइफ टाइम आप एक्यूमुलेट करते हो, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगती है यू गेट अ कॉर्पस। अब उस कॉर्पस को लेके आप किस तरह से यूज करोगे इज लेफ्ट ओपन टू दी वर्कर। वो एक एन्युटी भी ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में एन्युटी प्रोवाइडर्स हैं, उनसे एन्युटी लेके एक पेंशन टाइप का ले सकते हैं। इनफैक्ट एनपीएस में दीज थिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड कि इतना 60% यू विल हैव टू। तमाम जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उन्हें ध्यान में रखकर हम ये फैसला ले सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जम्मू से ही जुड़ गए हैं, रविंद्र जी हैं, पूछिए सवाल। हाँ, जो पीपीएफ जो है, पीपीएफ में आपने तो बोले मिनिमम अमाउंट 500 और मैक्सिमम 1,50,000, राइट जी? लेकिन इसमें एक एज लिमिट क्या है? मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? समझ नहीं पाया।
एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। पीपीएफ या अपना पीपीएफ प्रोविडेंट फंड जो है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर एज लिमिट करके मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? ये शायद एज लिमिट पूछना चाह रहे हैं, मुझे जितना समझ में आया। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। अच्छा, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या हो सकती है इसमें निवेश करने की, चंद्रमौली जी? मिनिमम एज तो आई थिंक 18 के ऊपर सभी कर सकते हैं। द मैक्सिमम एज मेरे नॉलेज में थोड़ा अभी क्लैरिटी नहीं, आई थिंक इट इज 65, बट रूल्स चेक करने पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इनका सवाल का जवाब इन्हें मिल गया होगा। लेकिन अगर हम आज के इस सिनेरियो को देखें चंद्रमौली साहब, तो कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं ख़ास तौर पर अभी से अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिहाज से युवाओं का इस तरफ आकर्षित होना? इनफैक्ट जितना यंग एज से आप अपना ये प्लानिंग करके स्टार्ट करते हैं वो और बेटर होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फुल इम्पैक्ट तभी दिखता है जब आप यंगर एज पे स्टार्ट करें। इनफैक्ट ये जो भविष्य निधि ईपीएफ है, वेदर इट्स ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ ऑफ कोर्स इज वॉलंटरी, बट ईपीएफ और जीपीएफ मैंडेटरी लागू हो जाती है। इट इज सॉर्ट ऑफ एन अटेम्प्ट कि लोग मैंडेटोरिली माने कि हर महीने कुछ ना कुछ सेविंग करें। ये इन्हीं का अटेम्प्ट है ताकि यंग एज से जब वो वर्कफोर्स में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट में, एक सेविंग की प्रथा स्टार्ट हो जाती है एंड यू गेट गुड रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ योर वर्किंग करियर। ऑफ कोर्स यंग एज में स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल आज की डेट में कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है। लोग कैन ऑनलाइन भी बहुत सारी मटेरियल इसमें है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैं सारे आपके दर्शकों को कहूँगा एक बार देखें और कोशिश करें कि अपना फंड्स ज़्यादा ना निकाले, ज़रूरत तो ही निकाले, ताकि उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगती रहे एंड दे गेट अ हैंडसम अमाउंट एक अच्छा कॉर्पस आपके पास इकट्ठा होता है। एक संक्षिप्त में आखिरी सवाल आपसे ये कि विड्रॉल्स को लेकर तमाम जो बातें हैं या फिर कितनी डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है जब हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की? आपका थोड़ा सा कहीं पे डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, सवाल मेरा यह है कि डिजिटल व्यवस्था को कितनी मजबूत करने की ज़रूरत है जब हम ईपीएफओ में विड्रॉल्स की बात कर रहे हैं, निकासी की बात कर रहे हैं पैसे की? विड्रॉल्स आज की डेट में भी बहुत सारा विड्रॉल्स आर परमिटेड। इट्स स्टिल वॉलंटरी रिक्वायरमेंट बेसिस पे ही लोग अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करें तो यही है कि विड्रॉल कम करें, बहुत ज़रूरत हो तभी करें, ताकि इसको इस बैंक अकाउंट की तरह ना देखा जाए, एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डअप करने के अटेम्प्ट की तरह देखा जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमौली साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए और प्रोविडेंट फंड से जुड़ी तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियाँ और हमारे कॉलर्स के भी सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। तो प्रोविडेंट फंड से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की और साथ ही साथ एक जो थंब रूल जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी योजना में निवेश करें तो एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा आप कीजिए, बार बार निकासी ना करें, क्योंकि ये जो बड़ा कॉर्पस है ये एक बड़े कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा एक मुश्त तौर पर। और मनी मंत्र के इस खास अंक में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।